नमस्कार दर्शकों। आज का मुद्दा हमारा नागपुर हिंसा के बारे में है, जिसको सीधे जोड़ा जा रहा है बॉलीवुड फिल्म छावा से। क्या छावा फिल्म जिम्मेदार है नागपुर हिंसा के लिए? यह बड़ा सवाल अपने आप में एक है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी? आखिर क्यों विश्वगुरु भारत पड़ा है गढ़े मुर्दों को उखाड़ने के पीछे? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या देश की सभी समस्याओं का हल है औरंगजेब की कब्र में? औरंगजेब की कब्र आपको उखाड़नी है, उखाड़ दीजिए, पर क्या इससे देश की समस्या हल हो जाएगी? दूसरी बात, क्या औरंगजेब के मुद्दे को देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रवि जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। आई एम श्योर आप भी सुबह से खबरें देख रहे होंगे जी नागपुर में जो कुछ हुआ। और नागपुर में तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, जख्मी हुए हैं, हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और नेताओं के लगातार भड़काऊ बयान भी आ रहे हैं। हमारे देश में जो सत्ता पर बिल्कुल। काबिज है वो भी भड़काऊ बयान लगातार दे रहे हैं, और ये हाल है इस समय। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि एक फिल्म में दिखाए गए सीन के बाद अचानक वो 17वीं सदी को याद करके और किसी के पीछे पड़ जाता? कुछ समय पहले तस्वीरें वो भी आई थी जब एक किले में लोग मिट्टी खोद रहे थे कि यहाँ सोने के सिक्के मिलेंगे। हमने वो भी देखा कि भगवा नैपकिन पर बवाल हुआ, वो भी देखा। अभी हम देख रहे हैं कि अचानक एक फिल्म देखकर लोगों के अंदर एक पता नहीं कौन सा, मैं इसे प्रेम भी नहीं कह सकता, मैं इसे इमोशन भी नहीं कह सकता, मैं इसे क्या कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक ऐसा भावनाएं उमड़ी हैं लोगों की कि लोग सीधे औरंगजेब की कब्र पर सोच रहे हैं कि अगर हमने एक कब्र खोद दी तो समझिए कि सारी देश की समस्याएं हल हो जाएंगी। जो चीज आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं हैरान हूं मतलब देख के कि हम लोगों समय का जो पहिया है हमारे देश में वो आगे चल रहा है कि पीछे जा रहा है। हाँ, ये हाँ। वाकई बहुत सोचने वाली बात है। हमारी हम्म। सोचने की दिशा किस तरफ होगी? क्या हम जी। भविष्य की तरफ उन्मुख हैं या हम हाँ, अतीत की तरफ हैं? हाँ। घटनाक्रमों को उठा लीजिए पिछले कुछ सालों के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम भविष्य को देख रहे हैं। ढोंग कर रहे हैं, दिखा हाँ, रहे हैं कि इतने साल में यहाँ ये हो जाएगा, इतने साल में इतने का ये हो जाएगा। दिखाया जा रहा है 100 साल हो जाएंगे देश की आजादी की तो ये हो जाएगा, सिर्फ कहा जा रहा है। लेकिन हमारे जो कर्म है, जो हमारे काम है, वो सब पीछे ले जाने वाले, पीछे ढकेलने वाले हैं। तो एक हाँ। बड़ा विरोधाभासी है। अब पीछे कौन जा रहा है? हम्म। पीछे वो जनता जा रही है जिसके हाथ से चीजें निकलती जा रही, क्योंकि समय तो निकलता जा रहा है ना। वो समय हाँ, ही उसकी पूंजी है, वो समय ही उसको आगे लेके जाएगा, वो समय ही उसकी जो अगली पीढ़ी है, उसकी नस्ल जो है, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आप उस समय में उल्टा चल रहे हैं। ये उल्टा चलने की वजह से जो मुश्किलें आने वाले वक्त में पैदा होने वाली है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दरअसल जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है कि आप आगे देखें, क्योंकि उनका फायदा यह है कि आप पीछे देखते रहें तो हम बने रहें। क्योंकि अगर आपने आगे देखा और अब जब आप भविष्य की तरफ देखते हैं तो आप सवाल करते हैं, अतीत की तरफ देखते हैं तो कोई सवाल नहीं करते हैं। फिर आप आंदोलित होते हैं, फिर आप भटकाए जाते हैं, फिर आप जो है किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि आपको आगे तो कुछ करना नहीं है। पीछे देखो भाई। तो पीछे देखने में आपके बहुत सारे लोगों का फायदा है और वो चाहते हैं कि आप पीछे देखते ना। पूरा एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है मतलब सच ही है, एजेंडे की तरह ये चीजें चलाई जा रही है। और सबसे दुख की बात है, मीडिया जिसको कि लोकतंत्र का प्रहरी कहा गया है, चौथा हाँ। स्तंभ भी छोड़िए, वो हम्म। तो वॉचडॉग है, वो प्रहरी है। मतलब उसके गले में पट्टा नहीं बंधा, अब जाने क्या क्या बंध गया। मतलब इतनी खबरें जिस तरह से आती, मैं टीवी की रिपोर्टिंग्स देख रहा हूं। अब चैनलों के नाम क्या लेना, सब एक ही जैसे हैं। इतनी बिल्कुल सही गंदी कहा। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी भड़काने वाली रिपोर्टिंग। दरअसल भड़काने वाली भी नहीं, साफ सफेद झूठ वाली रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं ना, जिसको कि आप अगर पत्रकारिता की किताब अगर सचमुच पढ़ेंगे, उसके शास्त्र में जाएंगे, उसके एथिक्स में जाएंगे, तो वो सारी चीजें जो नहीं आना चाहिए वही सारी चीजें आप कर रहे हैं, जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसके हित से कोई लेना देना नहीं है, आप वही सारा कर रहे हैं। और इसमें होता यह है कि कहीं कुछ छोटी मोटी चीज है,
इतने बड़े देश में कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा चलता रहेगा, लेकिन आप उसको ऐसे दिखाएंगे कि बस अब देश में तो यही चल रहा है, और इस बार एक फिल्म को बहाना बना लिया गया है। ये एक कमाल की बात है। फिल्म को हमेशा ही आसान बहाना बना लिया जाता है, और फिल्म के बहाने से, क्योंकि एक पॉपुलर मीडिया में लोग उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं, थोड़ा-सा पर्दा जो है, उसकी कहानियाँ जो है, ये जो उसपे दिखाया जाता है, वो थोड़ा लुभाता है मन को, जल्दी ध्यान जाता है उसकी तरफ। तो उसको लगातार भुनाने की कोशिशें चल रही है, वो हम पिछले कई सालों से अब इधर देख रहे हैं। तो इस बार जो है छावा का नंबर आ गया है, और छावा ने मतलब कमाल की ज़मीन तैयार कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। छावा ने कश्मीर फाइल्स से ज्यादा या केरला स्टोरी से ज्यादा उपजाऊ जमीन, उपजाऊ मैदान तैयार कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो मामला एकदम सीधे सीधे हिंदू मुसलमान उस तरह से है कि मतलब, क्योंकि आपने औरंगजेब के अत्याचार दिखाए हैं, पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम दिखाया, हालांकि बहुत सारे लोगों को उसको लेकर भी आपत्ति, जिस तरह से वहां चीजें दिखाई गई है, जो इतिहास के जानकार हैं, सत्यता तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं, जिस तरह से आराम से फैक्ट्स को जो है बगैर डिटेल में गए, किस जिस तरह से दिखा दिया गया, जो विवाद हुए, तो क्लियर कट वो दिखा दिया गया कि औरंगजेब और इधर जो है मराठा, या आप कह लीजिए हिंदू, उसके बहाने से जो सारी चीजें चल पड़ी हैं। तो वो जो कल जो नागपुर वाली घटना है, तो यहाँ तक तो पहुंची गई हैं चीजें, और ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, मैं देख रहा हूँ इस चीज को। और ये फिल्म जो है 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी। हालांकि अब मैं इसके बिजनेस पर बिल्कुल मैंने बात करना इसलिए बंद कर दिया, और बॉलीवुड के भी, क्योंकि इनके आंकड़े कितने सच्चे और कितने फर्जी हैं, एग्जैक्टली। ये पिछले कुछ दिनों में पोल खुल के आ चुकी है। तो इसके आंकड़ों पर तो बात करना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि इनका झूठ जो है सबके सामने खुल चुका है। ये सिर्फ बिल्कुल सही कहा थिएटर में आपने। अपनी फिल्म को बनाए रखने के लिए, या ये बताने के लिए हमने कितना महान काम किया है, सच्चाई बहुत उलट होती है। सिनेमा अलग है, बॉक्स ऑफिस के नंबर अलग है, उनके साथ खेल किया जाता है। सिनेमा में तो आपने जो दिखाया वो हम पर्दे पर साफ-साफ देख रहे हैं, वो कैसा है, उसमें कितना दम है और नहीं है। तो ये फिल्म चल रही है और इसको चलाया जा रहा है। देखिए, दो तीन बातें यहां पर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि जो इतिहास है वो सीख कर समझने की चीज है, इतिहास बिल्कुल। जानकर लड़ने की चीज नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिन्होंने फिल्म बनाई उन्होंने दिखाने की कोशिश की छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, लेकिन आपने देख लिया कुछ और, क्योंकि आपके मन में नफरत और घृणा भरी है। आप नफरत और घृणा पर, क्योंकि आज का जो माहौल है, जिस तरह के हमारे सरकारें चल रही हैं, जिस आधार पर लोग चुनाव जीत रहे हैं, वो नफरत और घृणा के आधार पर जीते गए चुनाव ऐसी ही सरकारें लेकर आते हैं, जहां पर इस तरीके की बात करने वाले मंत्री पदों पर बैठते हैं, जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सिर्फ आपको अपना अपनी कामचोरी करनी है, आपको देश की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं ले जाना है, लोगों को भटकाना, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। और जिन लोगों ने फिल्म बनाई, भाई वो तो अपनी जेब में करोड़ों रुपए भरकर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन पुलिस वालों का, बेचारों का क्या दोष था जो कल गए थे? उन लोगों का क्या दोष था? आज जो नफरती बयान आते हैं ऊपर से, नेता क्या है? नेता लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों पर प्रभाव डालते हैं। जो लोग जिस पार्टी को फॉलो करते हैं, अगर वो देखते हैं हमारी पार्टी का नेता इतनी बड़ी बात कह रहा है, मतलब एएसआई के पास में है आपकी जो औरंगजेब की जो कब्र है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में है, और 1973 से वो कब्र जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड पर तो सरकार का भी बस नहीं चलता। अभी की बात करें, अब संशोधन हो जाए, वो भी बातें चल रही, वो बात की बात है, जब संशोधन हो जाएगा तब बात करेंगे। आज की डेट में आप सबसे बड़ी बात, इस तरीके का बयान देकर आप, आज जो महाराष्ट्र में बच्चे रहते हैं, हमारे देश में जो बच्चे रहते हैं, जो बेरोजगार हैं, क्या आपने उनकी समस्या हल कर ली है? क्या आपने हर वो समस्या हल कर ली है? आप जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, आप सोचिए कि इस समय जब इंटरनेशनल मीडिया हमें कवर कर रहा होगा, तो वो ये कह रहा होगा कि भाई भारत के लोग थोड़ा सा एक अलग ही जोन में चले गए हैं। वो 17वीं शताब्दी में हुए एक मुगल शासक की कब्र को खोदना चाहते हैं। और हमारे यहाँ तो खुदाई जो चल रही है आजकल, खोद खोद के क्या क्या निकाला जा रहा है। इसको गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं हिंदी में, जो कहावत है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नहीं करेंगे। आज जब मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट सर्फ कर रहा था, तो एक मैसेज मेरे सामने आया। कंपैरिजन था हमारे और चाइना के बीच में, कि चाइना अब एक ऐसी कार बना चुका है जो 5 मिनट में बैटरी चार्ज कर लेगी फुल, और उससे आप 500 किलोमीटर जा सकते हैं।
आज चाइना को लेकर ये खबरें आ रही हैं, और हमें लेकर क्या खबरें आ रही हैं कि 17वीं शताब्दी में कोई मुगल शासक हुआ था और वो उस पर एक फिल्म बन गई तो लोगों ने कहा कि उसकी हम कब्र खोद देंगे। उस पर एक फिल्म बन गई तो लोग सोने के सिक्के ढूंढने लगे। उस पर एक फिल्म बन गई तो लोगों को भगवा नैपकिन से प्रॉब्लम होने लगी, धर्म खतरे में आने लगा। हमारे देश के लोग भगवा बिकनी पहन ले कोई तो धर्म खतरे में हो जाता है। मतलब हम वर्तमान में तो रहना ही नहीं चाहते हैं। अभी एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसकी वजह से मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, और हमारे बहुत सारे छात्र जो है उसकी वजह से परेशान है। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, औरंगजेब की कब्र की बात हो रही है। और औरंगजेब की कब्र खुदने से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का फायदा होगा तो उनका होगा जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें फिर देश की ज्वलन समस्याओं के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो भटकाने का काम करते हैं, कभी वो बॉलीवुड का सहारा लेते हैं, कभी क्रिकेट का सहारा लेते हैं। और बॉलीवुड में भी उन्होंने एक ऐसी फिल्म का सहारा लिया जिसमें उन्होंने जो छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर दिखाया है, कितना वीर कैरेक्टर दिखाया है, उससे सीख ना लेकर उसमें निभाए गए एक नेगेटिव कैरेक्टर से आप उसकी तरफ आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है और आप उसकी कब्र खोदने की मांग करने लगते हैं। अगर कब्र खुद भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? और मतलब सत्ता में बैठे एक मंत्री जो हैं वो उसकी तुलना बाबरी मस्जिद से कर रहे हैं। बताइए आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप मंत्री पद पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि एएसआई के पास नहीं होती तो हमने तो खुदवा दिया होता। मतलब एएसआई के पास है इसलिए। आप ये बताइए कि क्या आपने देश की सारी समस्याएं हल कर ली हैं? मतलब इस देश के राजनेताओं से सीधे सवाल ये होना चाहिए। एक तो मैं सीधे सवाल जब होना चाहिए बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 घंटे का पॉडकास्ट दिया है, और ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कभी भी ओपन मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो किसी साइंटिस्ट के सवालों के जवाब दे रहे हैं 3 घंटे बैठकर, लेकिन हमारे देश के पत्रकारों को उनका इंटरव्यू नसीब नहीं है। तो जब इस तरीके का केओस हमारे देश में मचा हुआ है, इस पर बात कौन करेगा? इस पर सवाल कौन उठाएगा? और बताइए कि मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि कब्र खोदेंगे, करेंगे। क्या होने वाला है उससे? और जो इतनी खुदाइयां हुई हैं हमारे देश में, उससे हमने क्या प्राप्त कर लिया है और कहां हम पहुंच गए? देखिए, आप आज एक चीज खोदेंगे, कल दूसरी खोदेंगे, तीसरी खोदेंगे, आप खोदते चले जाइए। इतिहास तो मतलब कितने पीछे तक जाएंगे आप? जाइए, आप खोदते चले जाइए। चलिए, आगे कब जाएंगे, सवाल ये है। जब आप पीछे ही खोदते चले जाएंगे, और आप बता रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ने वो कार बना ली है जो 5 मिनट में बैटरी से रिचार्ज हो जाएगी और 500 किलोमीटर ले जाएगी आपको। इसके कल आप देखिए, उपलब्धि देखिए, सुनीता विलियम्स जो है वो इतने महीनों से फंसी हुई थी अंतरिक्ष में, उनको बचाकर लाया जा रहा है, वो हाँ और उनके हाँ। साथ। ये एक बड़ी घटना है। उस घटना की जी। कहीं कोई चर्चा नहीं है। नहीं है। आप तो उनको हमारा नागरिक सम्मान भी दे चुके हैं, सुनीता विलियम्स को। जी। उस पर कहीं कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। और ये बड़ी घटना है कि फंस गई बिल्कुल। थी, लेकर आ रहे हैं, आप भारत की बेटी बताते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, उसकी कोई बात नहीं होती। जो उपलब्धियां हैं, लेकिन पीछे जाना है तो आप खोदते चले जाइए, खोदते चले जाइए। कितने पीछे तक जाएंगे? एक जाएगा दूसरा, तो हम आगे कब बढ़ेंगे? सवाल ये उठता है। समस्याएं जो है, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप महंगाई आप देखिए, आप गरीबी देखिए, शिक्षा का हाल देखिए, स्वास्थ्य का हाल देखिए, जो बेसिक आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं। किसी की कब्र खुदने से या और पीछे खुदाई करते चले जाने से आम आदमी को क्या हासिल होने जा रहा है? उसके मुद्दे तो ये हैं कि पढ़ाई लिखाई सही हो, स्वास्थ्य सही हो, यातायात सही हो। तो ये असली मुद्दे जो है, इन पे कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल जैसे आपने कहा, शेयर मार्केट का मामला है। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो लोगों की पॉकेट पे असर डाल रही हैं। थाली लोगों की रोज महंगी होती जा रही है। महंगाई का ये हाल है कि अब तो ये भी है कि जो रिपोर्ट्स खुद ही बता रही हैं कि बहुत थोड़े से लोगों के पास परचेजिंग पावर बची है, शायद 10% लोगों के पास में। बिल्कुल। वरना बिल्कुल। तो बिल्कुल। आदमी मतलब सिर्फ वो खाना ही खा रहा है और जिंदा है। बाजार की हालत खराब पड़ी है। इस पर हमारे मोदी कोई जी ध्यान कहते नहीं हैं है। जी। हमारे मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में खिला ही रहे हैं, तो 140 में से 80 करोड़ तो आप हटा ही दीजिए। और देश में हाँ, टैक्स भरने वालों की संख्या भी 10 करोड़ भी नहीं है। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते हैं पूरे। ये तो आंकड़ा निकल कर बा आया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि क्या आपकी देश की सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं? अब बस ये आखिरी समस्या बची है औरंगजेब की कब्र खोदने की। तो चलिए इसको खोद लेते हैं, क्योंकि हम तो सारी चीजें हमारे सारे बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिल चुकी हैं।
जो रीसेंट चीजें चल रही हैं, मैं इसीलिए मैंने एसएससी सीजीएल का जिक्र किया, उसको लेकर इतने सारे लोग परेशान हैं, उसमें जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की मार्किंग हुई है, मतलब हर कोई परेशान है। उसके बीच में आप एक 17वीं सदी का मामला निकाल कर लाए क्योंकि किसी ने एक फिल्म बना दी, क्योंकि किसी को लगा कि हमें उस पर फिल्म बनानी चाहिए, और आपको लगा आप कब्र खोदनी चाहिए, आपको तो लगा कि सोने के सिक्के भी ढूंढने चाहिए। मतलब हमारे देश की जो वाहवाही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी हो रही होगी। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, 17वीं सदी की एक कब्र खोद रहे हैं। ये हमारी हेडलाइन है हमारे देश की, सबसे बड़ी खबर हमारे देश की ये है आज की तारीख में। देखिए, सिनेमा ने भी जो स्थितियां पैदा कर दी, इसके लिए सिनेमा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कुछ लोग इस तरह के पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में पनपे हैं, जिन्होंने इस तरह का सिनेमा बनाया है जो नफरत पैदा करता है सच दिखाने के नाम पे। ये नहीं है कि बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल गलत दिखाया, लेकिन जिस तरह से एजेंडे के तहत चीजें दिखाई गई है, और अपने आप का और उनके सिनेमा का जो पूरा राजनीतिक इस्तेमाल होने दिया है, और फिर उसके बाद में उस चीज को वो और ज्यादा पुख्ता करते चले गए, उसके बाद फिर वैसा सिनेमा बनाकर, तो वो जो काम हुआ, तो बॉलीवुड की भी जो भूमिका है पिछले कुछ सालों में, वो बड़ी संदिग्ध हो गई, और दर्शक इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्में जो है रिजेक्ट की जा रही हैं, दर्शक इन फिल्मों को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक है कि छावा चली है, या द कश्मीर फाइल्स चली है, केरला स्टोरी चली है, इक्का दुक्का कुछ बीच में, लेकिन इनके पीछे, इनके चलने के पीछे जो है बहुत सारा राजनीतिक मामला भी है। इन फिल्मों के बारे में खुद जो है तमाम बड़े बड़े मंत्री नेता बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं मंच से, जबकि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह की चीजों को जो है वो प्रमोट करेंगे, लेकिन करते हुए देखे गए हैं। वो फिल्म की बात करते हैं कि इस तरह की फिल्म आई है। ठीक है, हमें अपने इतिहास पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, लेकिन वो गर्व होना चाहिए ना। लेकिन क्या हम उसमें से वो पन्ने निकालेंगे जो नफरत फैलाएं, और फिर उसके बाद में उनका जो है और बढ़ा चढ़ा के जो है प्रसार किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा उनका। उससे हासिल कुछ नहीं होगा, उससे हासिल सिर्फ आपको होगा जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और बयानबाजी करनी है, और जिससे कि माहौल को जो है पूरा एक तनाव पैदा करना है, उसमें लोगों को बांटना है। ये कोशिश अभी हमने होली पे भी देखी। ये तो इस देश की जनता है, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर बहुत धैर्य है, एक बड़ा तबका है, बड़ा हिस्सा है, जो बातों को समझता है और वो बहुत नियंत्रित रहता है। ठीक है, कुछ लोग जो है उसमें भड़कते हैं, कुछ लोग जो है उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनता में 90-95% से ज्यादा वो लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। लेकिन बात वही, एक छोटा सा जो वर्ग होता है, वो इस तरह की घटनाएं करता है, फिर उसको मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और बताता है कि बस इस देश में अब यही हो रहा है और यही होता रहेगा, और उसी के उस घटना की वजह से कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे पूरा देश खतरे में आ गया, संस्कृति समाज खतरे में आ गया, धर्म खतरे में ये खतरा बता बता के जो है आपको डराया जाता है। आप मुंह ना खोलें, आप चुप रहें, चुपचाप जो असली मुद्दे हैं उनकी बात न करें, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग ना हो, आप बस सिर्फ पीछे देखते रहें। अरे भाई, बदल डालिए। आप अगर सत्ता में हैं और आपको लगता है कि इतिहास बदलना चाहिए, बदल डालिए। आपको लगता है फलाना खुदा देना चाहिए, सब कर डालिए, खत्म कीजिए। साल 2 साल आप बोलिए कि हम 4 साल यही करेंगे, खत्म करके चलिए, आप नया लिख लीजिए, सब करें, मुद्दे की बात पे तो आइए। दरअसल ये सिर्फ एक घुमाने वाला जो है ना, बस घुमाते रहो, लोगों को भुलावे में रखो, ये सिर्फ वही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसा कई सारे दफ्तरों में होता है कि जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो एक इंटरनल अफवाह उड़ा देते हैं दफ्तर में कि भैया बहुतों की नौकरी जाने वाली है, किसकी जाएगी जाने पता नहीं। वाली है। तो आदमी जो होता है ना, वो इंक्रीमेंट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगता है भैया मेरी नौकरी रह जाए, इंक्रीमेंट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, सैलरी रेज नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। तो ये ठीक वही है। ये हमारे देश के राजनेता जो है किसी भी पार्टी के हों, ये 12 महीने ये काम करते हैं, धर्म को खतरे में रखते हैं, लोगों को निशाने पर रखते हैं, अपनी गद्दी सेव रखते हैं और चेहरे बेशरम रखते हैं। ये लोग न जाने कितनों के खून पर बैठे हुए गद्दी पे, और ये सब पर लागू है बात। उन पर भी जो 8 घंटे वंतारा घूमते हैं, उन पर भी जो 3 घंटे बैठकर पॉडकास्ट देते हैं, उन पर भी जो देश के बेरोजगारों का सवाल नहीं उठाते, उन पर भी जो इस तरह की फिल्मों को अपने चुनावी भाषणों में प्रमोट करते हैं, और उन पर भी जो देश की मासूम जनता को एक ऐसे हिस्से में उनको धकेल दिया जाता है कि जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और उनको
डरा के रखा जाता है। पॉजिटिविटी और सबसे कहाँ बड़ी है? बात है कि इसको लेकर कोई शर्म नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमारे जनता के इनकम टैक्स वाले पैसे पर ऐश करना, हमारे दिए हुए पैसे पर सरकारी बंगले में रहना, हमारे दिए हुए पैसे पर गद्दी पर बैठकर इस तरीके के बयान देना जिससे कि दो पक्षों में टेंशन बढ़े। उनका सिर्फ यही मकसद है, उनको और कुछ नहीं आता है। उनके पास न निर्णय लेने की क्षमता है, न दूरदर्शी हैं, न समस्याओं का कोई उनके पास समाधान है। उनके पास सिर्फ अपनी एक समस्या का समाधान है और उनके लिए देश में एकमात्र समस्या यह है कि उनकी गद्दी कैसे 5 साल टिकी रहे, जैसे वो मलाईदार पदों पर बैठकर घोटाले करके खाते रहे। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए सब लोगों की एक ही कहानी है। और ये बहुत कड़वा है सुनने में और कड़वा है कहने में। कोई कहता नहीं है कि इस तरीके का स्टेटमेंट देने के बाद भी लोग मंत्री पद पर बैठे रहते हैं बेशर्मों की तरह में, और ये सब कुछ हमारे देश में चलता रहता है। बात सिर्फ नागपुर की नहीं है, ये आज से 10 साल पहले भी हो रहा था, आज से 5 साल पहले भी हो रहा था, हर समय होता रहा है। और देश की जनता जो है, कभी किसी फिल्म को देखकर, कभी किसी भाषण को सुनकर, आप हमारे देश में तो जुमलों की पॉलिटिक्स तो होने ही लगी है पिछले 10 साल से। लोग बस बहते रहते हैं, आपको बहाया जाता है, आपको इस्तेमाल किया जाता है, बार बार आपको आपके धर्म के खतरे का हवाला देकर आपसे वो सब करवा लिया जाता है ताकि आप उधर लगे रहें और हमारी गद्दी सेव रहे। सही बात है, बिल्कुल। और उसको बचाने के लिए ही जो तमाम उपाय किए जाते हैं, उसमें सिनेमा भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। हाँ, मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, और जब ये इस तरह की फिल्मों की, जो एजेंडा फिल्मों की बात आई है, जिसमें कि ये नफरत फैलाने का काम या उसकी वजह से तमाम भड़काऊ जो माहौल बन जाता है उसका, क्या इनके इन फिल्मों के जो मेकर्स हैं या इन फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, कभी इनके मन में इस बात का एहसास होगा कि हमसे गलती हुई या हम किसी के हाथ में खेले, हमने जिस तरह हाँ, से एजेंडा को परोसा, इस देश को आप एक तरीके से कहिए कि बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया, देश के लोगों को, देश की आत्मा को डिस्टर्ब किया। तो मुझे वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की याद आई। जी, ओपेनहाइमर जो पिछले साल फिल्म भी आई थी, शायद पिछले जी, 23 में। जी, जी, तो ये वही व्यक्ति था जिसको परमाणु बम का जनक कहा जाता है। उसने बना तो दिया वो बम, लेकिन हाँ, जब उसके बाद में जापान पर वो बम गिराए गए, तो हाँ, उसके बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसको दुःख हुआ कि यार मैंने क्या चीज़ बनाई थी। तो क्या ये जो हमारे कभी फ़िल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, एक्टर, क्या कभी इनको एहसास होगा कि हमने क्या बनाया था? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐतिहासिक फ़िल्में नहीं बनना चाहिए, पुरानी चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए। सिनेमा के लिए हर चीज़ विषय है। लेकिन किस उद्देश्य से आप बना रहे हैं और उसको आप किस तरह से बना रहे हैं? किस तरह से उसको प्रेज़ेंट किया जा रहा है? क्या कभी इनको लगेगा कि हमने कुछ गड़बड़ किया था या हम कर रहे हैं? या सिर्फ़ वो इस बात में खुश रहेंगे हमने एक फ़िल्म बनाई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए कमा लिया था, 800 हाँ, कमा लिया था, 1000 कमा लिया था, और हमारे पास जो बैंक बैलेंस हमारा बन गया तो बढ़िया, फिर उसमें हमने बंगला खरीद लिया, फिर हमने विदेश यात्राएँ कर ली। तो हाँ। वो इसी बात से खुश रहेंगे। मतलब क्या वाक़ई वो सिनेमा को आर्ट मानते हैं? क्या वाक़ई वो सिनेमा को लोगों के लिए ज़रूरी मानते हैं? क्या वो इसके अलावा कुछ और नहीं बना सकते थे? क्या वो ये चीज़ें बताते हुए इसको कुछ ऐसे रूप में नहीं पेश कर सकते थे, जिससे कि बात भी कही जाती और लोगों को समझाया भी जाता कि इतिहास जो है वो समझने की चीज़ है, भड़कने की चीज़ नहीं है। इतिहास में जाकर आप बदले लेने के काम नहीं कर सकते। बदला और खून-खराबा तो आप आज ही करेंगे, इतिहास उससे नहीं बदल जाने वाला है। इतिहास जो लिखा है वो वैसे ही रहेगा। आप औरंगज़ेब की चाहे कब्र मिटा दीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, उसका नाम दर्ज है। कितनी किताबें फाड़ेंगे? और अगर आप औरंगज़ेब को मिटा देंगे और उस के जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो उनके बरक्स जो आपके हीरो खड़े हुए हैं, क्या वो हाँ, खड़े रह पाएँगे? एग्ज़ैक्टली। सवाल ये भी है कि क्या रावण नहीं रहेगा तो क्या राम रह पाएँगे? बिल्कुल, भाई बहुत अच्छी ये बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। हाँ, यही बिल्कुल। तो पूरा मामला है। जी। आप खत्म कर दीजिए, वो नहीं रहेगा। हुँ, तो लेकिन क्या फिर आपका नायक भी रह पाएगा वहाँ पर? फिर आप उसको, उसकी क्या कहानी बची रहेगी? क्या बिल्कुल। उसका शौर्य बचा रहेगा? क्या उसका मैसेज बचा रहेगा? तो एक तरफ़ा मामला बना देने का, तो कुल मिला के आम जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है, देखिए, मैं तो यही मानता हूँ। मुझे देखिए, इतने आम दिनों जनता में को
आम जनता को लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा जो खेल है वो पॉलिटिशियंस का रचा हुआ है कि भाई हमें एक मुद्दा मिला, काम तो हमें वैसे भी ना आता है ना करना है, क्योंकि हम आए ही हैं जिसको कहते हैं बिना मेहनत की खाने के लिए, क्योंकि देश की जनता तो टैक्स देगी ही, जो देगी उससे हमारी सैलरीज निकलेंगी, उससे हमारे बंगले निकलेंगे, गाड़ियां निकलेंगी, और हम बैठकर इस पर सब खाने वाले हैं। हमसे कोई मुद्दे का सवाल ना कर ले, इसलिए जनता को भटका दो। और ऐसा ही अगर फिल्मों का असर हो रहा होता तो जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया था, जो कि अब तक के टीवी इतिहास का सबसे हिट टीवी सीरियल रहा है, तो हर शख्स राम हो गया होगा। जब 12वीं फेल आई थी तो सबके सब यूपीएससी क्रैक कर लेते। जब मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई थी, गांधीगिरी बनाई थी, राजू हिरानी ने बहुत बड़ी फिल्म थी, सब गांधी हो गए होते हमारे देश में। तब तो कुछ नहीं हुआ था। मतलब सबको छावा में भी दिखा तो औरंगजेब, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म थी ना, उनके जैसे वीर हो जाते सब। नहीं, आपको उसमें भी नेगेटिव दिखा। क्यों? क्योंकि आपके सामने पड़ोसी नफरत गई है। क्योंकि देश में जिस आधार पर राजनीति हो रही है, आज जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का जमाना है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर झूठ फैलाया जाता है, जिसकी बैंड बजाने के लिए ग्रोक आ चुका है, तो ग्रोक ने तो बहुत सारे झूठ वहां पर भी सामने रख दिए कि आप किस तरह के झूठ बोलते थे। तो ये कितने दिन चलोगे? मतलब आप इतिहास में क्या लिखवा कर जाएंगे कि आपने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए पद पर रहते हुए? आप एक ऐसे फिल्म का मुद्दा निकाल रहा है, कितने लोगों की आपने जीवन को जो है दांव पे लगा दिया। मतलब किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। और ये तो जमाना हो गया सुने हुए कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो नैतिकता के आधार पर। नैतिक होते तो मंत्री ना बन पाते, क्योंकि जिस तरीके की सरकारें बन रही हैं, जिस तरीके के लोग पद पर बैठे हैं, जिनको शर्म ही नहीं है। सच बात तो ये, सर्वधर्म संभाव की बात हमारे संविधान में कही गई है, और आप जो है लगातार जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान देते हैं, और पद पर बैठे हैं, मंत्री पद लेकर बैठे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि। अब ये तो हाल है। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में ना जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे। कब? जब लोग निकलेंगे और जाकर सामने-सामने सवाल पूछेंगे। क्योंकि ये भी जो ज़माना आ गया ना सोशल मीडिया वाला कि आप ट्विटर पे सवाल पूछ लो, आप मेल हाँ, भेज दो सवाल के नाम पे, जिसका कि कोई जवाब नहीं आता। निकलना पड़ेगा बाहर और सामने जाके आँख में आँख डाल के बात करना पड़ेगी और अपने हक जो है, जो उनके सवाल जो हैं, उनका जो हक है, वो उसके जवाब माँगने पड़ेंगे, अपना हक माँगना पड़ेगा, लोगों को निकलना पड़ेगा। इन ये जो ट्विटर और ये जो पूरा इंटरनेट का मामला है, इसने तो बहुत सारी आड़ दे दी है इन लोगों को। आप कोई भी जी, चीज़ है, इस पे डाल दीजिए। मतलब आपको हिलने-डुलने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे रहिए और वो काम होगा, नहीं होगा, मेल पे मेल डालते रहिए, आप ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए। इसने सबको एक आड़ दे दी। तो आराम से ये बिज़नेस चल रहा है, आराम से आप एक तरह की अदृश्य किस्म की आपकी बेड़ियाँ हैं। यार ये कर दो, तो आदमी को भी लगता है यार मैं क्यों जाऊँ? तो लोगों ने मिलना-जुलना बंद कर दिया है, लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। वो कनेक्ट ही खत्म हो गया है। आप बिखर चुके हैं अंदर-अंदर। उसका पूरा फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और उसी के और जिस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंट समझ लिया उसी मतलब ये जो सोशल नेटवर्किंग की दुनिया जो है, इसी में फिर वो आग फैलाते हैं, इसी में पेट्रोल डालते हैं और इसी से आपको भड़काते रहते हैं। आप भी बैठे-बैठे भी आपका भी सारा काम हो जाता है। आपने भी अपनी भावनाएँ जो ज्वलित हो गए, आपने भी 4 बात लिख दी, आप भी खुश हो गए। ये सारी चीज़ें जो है इससे उभरना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि वाक़ई हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है और सामने खड़े होके जवाब माँगने की ज़रूरत है। पद पर बैठे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है। आप पद पर बैठकर इस तरह के बयान नहीं दे सकते। आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी है। दूसरी बात, जो आपने बहुत अच्छी बात कही रवि जी, की अगर हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तभी ले पाते हैं जब अकबर का नाम भी आता है कि महाराणा प्रताप की जंग बिल्कुल। चली किससे थी। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो हम औरंगजेब का भी नाम लेते हैं कि उन्होंने किसको नाको चने चबवाए थे। वो कौन था जो हर बार बस हार मानता रहा और अंततः मर गया, लेकिन वो जीत नहीं पाया। वो कौन था? वो औरंगजेब था जिसको नाको चने चबवा दिए थे। तो आप जब इतिहास को कहना चाहते हैं, इतिहास किस लिए? इतिहास सीख लेने के लिए, समझने के लिए, न कि उस एरा में वापस जाकर उस एरा को। क्या आप चाहते हैं कि 17वीं सदी में जो भारत था वो यहां इस समय आज जन्म ले ले 17वीं सदी का?
दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं, आज उस पर चर्चा हो, हमारी टेक्नोलॉजी कहां जा रही है उस पर चर्चा हो, हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? ठीक है, एक फिल्म आई, फिल्म में बताया गया कि भाई 17वीं सदी में क्या हुआ था, हमने फिल्म को फिल्म की तरह देखा और आगे बढ़ गए। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है कि इस समय जो देश का माहौल है, जिस तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली सरकार है, आपने उसका फायदा उठाकर एक वैसी फिल्म बनाई आपने, ठीक है, आपको वो भी आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं हुआ कहने को, आपने भी वो कहा आज, और आप उसमें अपना मलाई बटोर कर चलते बने। एक जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है अगर आपकी फिल्म की वजह से कुछ हो रहा है। हालांकि आपकी फिल्म को भुनाया राजनेताओं से है, हम किसी भी तरीके से राजनेताओं को माफी नहीं दे सकते, पॉलिटिशियंस तो नहीं बच सकते, जिम्मेदार तो पॉलिटिशियन ही है। अगर आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो आपका नाम तो आने ही वाला है, और जिम्मेदार पद पर बैठकर अगर आप बयान दे रहे हैं तो बिल्कुल ही आएगा आपका नाम, आप माने ना माने। तो जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर दोनों ही पक्ष की बनती है। हमने कहीं पर विकी कौशल का भी कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, लक्ष्मण उत्तेकर का भी स्टेटमेंट नहीं देखा हमने कहीं पर। एक नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, और कहां आप पूरी धकेल रहे टीम। हैं? जी, आप छावा की पूरी टीम को देखिए, प्रमोशन के बाद में इक्का दुक्का मौके पर जो है वो जब फिल्म मतलब जो पोस्ट रिलीज जो थोड़ा बहुत प्रमोशन होता है, तो जब चल पड़ी सब अपने आप आराम से रिलैक्स हैं, ट्वीट पे सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये फिल्म ने इतने करोड़ कमा लिए, बस उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं रह गया है। एक और चीज, औरंगजेब की कब्र की बात हो रही है भाई, ये आज आप इसको हटा देंगे तो जो आप इतिहास में पढ़ाते हैं कि वो जो बादशाह था मुगल सल्तनत का, वो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने आया, उनसे लड़ा, छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ा, इन लोगों ने उसको ऐसा उलझाया अपनी लड़ाई में, अपनी रणनीति में, वापस नहीं लौट सका वो। 35-37 साल वो यहीं लड़ता रहा और यहीं उसकी कब्र बन गई। ये तो आपके प्रत्यक्ष है कि देखो वो दिल्ली का बादशाह इनको हराने या लड़ने आया था इनसे, वो जा नहीं पाया, ये उसकी कब्र है यहीं हमारी जमीन पर, ये लौटा नहीं अपनी जमीन पे। आप हटा बिल्कुल, दीजिए, बहुत अच्छा, क्या वैलिड बताएंगे? पॉइंट है, वैलिड सिर्फ पॉइंट। किस्से में बताएंगे कि यहाँ दफन हो गया, यहाँ कब्र बनी उसकी, कहाँ है वो? तो नहीं नहीं वो थी पर हमने उसको भी मिटा दिया, तो क्या बताएंगे? क्या हो सकता है फिर और 100-200 साल बीत जाएंगे तो शायद लोग कहेंगे अच्छा ये कहानी ही रही होगी, ऐसा तो कुछ था नहीं। क्योंकि हाँ, जब सही। कुछ लोग जो है, जब नए सिरे से इतिहास लिखेंगे आप, तो दूसरे लोग भी लिखेंगे नए सिरे से इतिहास। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। आप ही लिखेंगे, फिर दूसरे लोग भी लिखेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो एक नई हाँ। कहानी गढ़ लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको उस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल देखना चाहिए। हम तो वैसे ही देखते हैं। मैं तो गया था देखने, जी। मैं देखने गया था औरंगजेब की कब्र को कि अच्छा ठीक है, शिवाजी महाराज से ही लड़ने आया था संभाजी महाराज से, फिर ये वापस नहीं लौटा, अच्छा ये कब्र है। ठीक है, वो उसका जो भी था वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में था। अब आप उसको लेके पूरा हिंदू मुसलमान बना के कि इसको मिटा देंगे, तो ऐसे तो बहुत कुछ है मिटाने के लिए। फिर तो लिस्ट बनाते ही खोदने के लिए जाइए, भी बहुत मतलब कुछ है, खोदते रहो, पूरा हिंदुस्तान खोद खोदते दो। खोदते रहो, मिटाते रहो, बहुत कुछ है। सब लिख दो नए सिरे से, कोई दिक्कत नहीं है, कितना लिख एक तो पाओगे वो भाई? और नाम बदलने का आप ही आजकल बस नहीं चला है, लिखोगे, नाम बदल रहे नाम हैं, बदलना। उसका नाम ये कर दो, उसका, अरे नाम बदलने से तकदीर नहीं बदलती, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आप अपने बस आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे के काम करिए, और काम चोरी मत करिए। सीधे राजनेताओं को, हमारे देश के राजनेताओं को सीधा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए देश की जनता की तरफ से, और क्लियर कट इसलिए कि हमने आपको चुना है, आपकी हर सुख सुविधा हमारे से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम पैसा देते हैं, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तब आपको मिलता है। तो हम आपको चेक करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, और इस तरीके की गंदगी और गलती करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको भेजा है, आप सेवक हैं, आप जनता के सेवक की तरह काम कीजिए, आप रूल करने की कोशिश मत कीजिए। लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, लोकतंत्र में चुना गया प्रतिनिधि होता है, चाहे वो कोई भी होता है, चुने गए हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, सही से निभाएंगे तो ठीक, वरना जनता यही आपको बाहर करेगी। ये समझाना बताना बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने कही उज्जवल जी, कि जनता को अब ये क्लियर कट मैसेज देना होगा पॉलिटिशियंस को कि अगर हम आपको चुन के भेज रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आपकी राजनीति करें आप वहां पर, हम आपको काम करने के लिए चुन के भेज रहे हैं।
भूल ही जाते हैं लोग कि भाई इनको काम करने के लिए भेजा गया है, इनको गवर्न करने के लिए भेजा गया है, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए भेजा गया है, रूल करने के लिए नहीं भेजा गया है। ये लोकतंत्र है, जनता ने वोट दिया है, किसी भी लेवल का चुनाव हो, जनता के वोट पर चाहे नगर का, नगर परिषद का, नगर पार्षद का हो, चाहे पंचायतों के हो, विधानसभा हो, लोक चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि हैं आप। तो जब जनता के प्रतिनिधि हैं तो उसका काम करने के लिए चुने गए, इसलिए नहीं चुने गए कि आप वहां जाके राजनीति करें। और ये बात जनता को भी अब बहुत क्लियर समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या हुआ है, क्या पिछले डेढ़ दो दशक में वो कहां से कहां पहुंची है, क्या वो आगे बढ़ी है या पीछे बढ़ी है, उसकी पॉकेट का हाल क्या हुआ है, उसके जो घर का बजट था उसका क्या हुआ है, उसके बच्चे जो स्कूल जाते थे, कॉलेज में जाते थे, वो सब पूरी करने के बाद में आज वो कहाँ खड़े हैं, क्या उन्हें नौकरी मिली है, नौकरी मिली है तो कितने की मिली है, क्या उसकी काबिलियत के हिसाब से मिल गई है, बहुत सारी चीजें। तो ये तो अब जनता को भी सोचना होगा कि इस तरह के जो सारे जो सिर्फ राजनीति करने के लिए जा रहे हैं उनको ना चुने, काम करने वालों, बहुत आंख में आंख डालकर बात करें भाई, आपका वोट है, आप चुन रहे हैं। इन्हें आईना दिखाने की जरूरत है, इन्हें यह बताने की जरूरत है कि आप उड़े नहीं, आपकी हर चीज हमसे जुड़ी हुई है। आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो जनता की वजह से आ रहा है, आप जनता की वजह से हैं। और आप इस तरीके के बयान देकर बच नहीं सकते। इस तरह के बयान देकर आप बेशर्मों की तरह वहीं बैठे हुए हैं, आपके बयान की वजह से इतनी चीजें हो रही हैं, मतलब कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। आप ना तो गवर्न कर पा रहे हैं, ना आप सही माहौल दे पा रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि आप जाएंगे कहां। जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी तो बयान दे रहा है, और बेचारी मासूम जनता जो है वो उस पे निशाना साधता है लोगों का। पुलिस वाले बचाने जाते हैं तो उन पर निशाना साधता है, और फिर आप अपने वोट बैंक की राजनीति करने आ जाते हैं कि देखिए हमने तो ये कहा था। माहौल तो सबसे ज्यादा देश के पॉलिटिशियंस ने बिगाड़ा हुआ है सीधे तौर पर। आपको इस बात तक की शर्म नहीं है कि इंटरनेशनली मीडिया में क्या छप रहा होगा, और आप विश्वगुरु के भी ख्वाब देख रहे हैं, आप ही की पार्टी। अच्छी बात है विश्वगुरु बनिए, लेकिन विश्वगुरु की खबरें ये तो ना छपें कि विश्वगुरु में 17वीं शताब्दी का मामला चल रहा है, वहां पे कब्रें खोदी जा रही हैं। और बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया रवि जी की, आप इतिहास में जो पढ़कर आ रहे हैं कि वो यहां नाकों चने चबाता हुआ मर गया, 30-35 साल वो यहां रहा, तो उसका कोई साक्ष्य प्रमाण सबूत तो रहेगा। आने वाली नस्लों को आप बताएंगे तो कि ये भी हुआ था, कि औरंगजेब की कब्र यहां है क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं है, आगरा में क्यों नहीं है, यहां पे क्यों है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस तरह के बयान देना और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए इस तरीके की बात को बार बार कहना, यह साफ बताता है कि आप जो है देश को, देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कैसे ये मुफ्त की मलाई आप खाते रहें, इस पद पर आप बैठे रहें, और लोगों को ये मूर्खता के काम में फंसा के रखें। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, मैं बार बार इस चीज को कहूंगा, क्योंकि जी ये तो चाहेंगे कि ये यथास्थिति बनी रहे, इससे बदतर हो जाए, कोई जी दिक्कत नहीं है। आज एक औरंगजेब का मामला है, कल किसी दूसरे का मामला उठ जाए, परसों किसी तीसरे का मामला उठ जाए, लंबी बिल्कुल। फहरिस्त है, अभी से बनी हुई है। ऐसा नहीं कि ऐसी हाँ फहरिस्त नहीं, वो फहरिस्त हम भी गिनवा सकते हैं कि कौन कौन से मामले हैं और किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, और बीच बीच में ये छोटे छोटे चलाते रहो, कभी क्रिकेट के बहाने, कभी सिनेमा के बहाने, कभी त्योहारों के बहाने, या कभी कोई ऐसा ऐतिहासिक कुछ निकल आए उसके बहाने। अंतहीन सिलसिला है, क्योंकि जितना लंबा इतिहास है, आप उतना ही पीछे जाएं और उतने ही सालों तक चले जाएं, तब भी चीजें चलती रहेगी। आप आगे कब बढ़ेंगे, आपकी नस्लें आगे कब बढ़ेंगी, आप विश्व गुरु बनते बनते पता चला पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। ये उल्टा ही मामला चल रहा है, एक उस दिशा में जा रहा है और हम इस दिशा में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। सब कुछ तो जो है आपने पिछले कुछ सालों में आप देखिए क्या हालत कर रखी है। मतलब भाई लोगों को राजनीति से मतलब नहीं, उनको सोसाइटी में शांति रहे उससे मतलब है, उनको अपना काम धंधा मिले, उनके बच्चे ढंग से पढ़े लिखें, रोजगार उनका ठीक ठाक चले, बिजनेस उनका ठीक ठाक चले, यही चीजें चाहिए ना।
आपको ये सारी चीजें गवर्न करने के लिए, आपको ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चलने, उसके लिए वोट दिया गया है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो जनता को अब ये पूछना चाहिए, एकदम साफ साफ पूछना चाहिए कि भाई आपने किया क्या, और आपने अगर कोई चीज नहीं की है तो क्यों नहीं की, हमने तो आपको 5 साल दिए। तो ये पूछना, और सिनेमा के लोगों को भी थोड़ा सा अब जो है समझने की जरूरत है। भाई लक्ष्मण उतेकर आकर ये क्यों नहीं कहते कि मेरी फिल्म को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है, मैंने ये सोच के नहीं बनाया था, मैं कुछ और कहना चाहता था, या मैंने ये कहा गया था उसको इस तरह, मैंने तो संभाजी महाराज की कहानी बताई थी, आपने उसमें से औरंगजेब को क्यों उठा लिया? ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब पे कोई फिल्म आई है और उसको लेकर ये पूरा इतना विवाद, इतनी ज्यादा औरंगजेब की चर्चा हो रही है। होना मुझे चाहिए लगता है संभाजी महाराज की चर्चा। इतनी चर्चा तो उस वक्त नहीं हुई होगी जब औरंगजेब जिंदा था। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, जितनी अब चर्चा अब हो तो रही है। मेकर्स को आना चाहिए कि अगर मेरी एक चीज को आप गलत इंटरप्रेट करते हैं तो मैं आके बोलूंगा नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये हाँ, कहना चाह रहा हूं, मेरी बात का मतलब ये है। लेकिन लक्ष्मण उतेकर गायब हैं। उन्होंने जो फिल्म में शेरके बंधु और वो जो पूरा मामला दिखाया, तो उसी पर विवाद हो गया था, तो उसी पर उनका फिर एक फोन रिकॉर्डिंग आई थी, वो माफी मांगते फिर रहे थे। आए ना सामने, आके बात करें, खुलकर अब आए टीवी पर, अब आए लोगों के बीच में, अब फिल्म के बारे में बात करें। आप लोग उनसे पूछें कि आपने क्या सोच के बनाया, आपने क्या सोच के दिखाया, सामने सामने वो अपनी बात रखें। लेकिन अब उनको यहां से जो है नोट गिनने से मतलब है बस। विकी कौशल खुश हैं कि अब मैं बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर दे चुका हूं, तो अगली फिल्म में मेरी फीस बढ़ जाएगी। लक्ष्मण उतेकर के लिए बढ़िया है कि अगली फिल्म में फीस बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर अपना माल जो बना के बैठा हुआ है। जो दिमाग उन्हें समझ देता है कि देश का माहौल इस समय ये चल रहा है, जुमले की पॉलिटिक्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जमाने में, अंधभक्तों के जमाने में किस तरीके की पिक्चर बनाओ, वो दिमाग उन्हें ये अक्ल नहीं देता है कि वो क्या कर गए हैं इसमें, और जो हो रहा है उस पर आकर, सामने आकर इस चीज को एड्रेस करना। मतलब एक फिल्मकार होने के नाते नाते आप भारत के नागरिक भी तो हैं ना। मुझे लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागना भी है, और ये आपके अंदर कितनी नैतिकता ये भी बताता है। बिल्कुल। आप देखिए लोग ऐसे ही करते हैं, फिल्म वाले लोगों की यही समस्या है, ये भागते हाँ। हैं बस। हम्म। पहले प्रमोशन के लिए भागते हैं, और एक बार हम्म। जैसी फिल्म फिल्म फ्लॉप हो जाती तो मुंह चुराते हुए फिरते रहते हैं, और फिल्म हाँ। हिट हो जाती है, चल जाती है, और लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा इन बातों का क्या मतलब है आपके लिए, या आपने क्या कहना चाहा, तो ये भागते रहते हैं। आदि पुरुष देख लीजिए, कितना उस फिल्म का महिमा मंडन था आने से पहले, कितनी हम्म। बातें थी। लेकिन वो ओम राउत जब फिल्म को लोगों ने खूब गरियाया जम के, तो उसके बाद आए कभी इंटरव्यू देने, टीवी पे थोड़े दिन, 2-4 दिन दिखे बस वो, जब बहुत तगड़े अटैक हो रहे थे, और उनके साथ भी वो मनोज मुंतशिर को बैठा लेते थे, तो मुंतशिर साहब ही जवाब देते रहते थे, और उसके बाद आपने से तो फिर दोनों ही गायब हैं। आपने बड़ा अच्छा नाम ले दिया मनोज मंतुशर का। वो जनाब तो कुछ और जी। ही सुझाव दे रहे थे शौचालय बनाने का, जिससे हाँ परिचय मिल हाँ। रहा है उनकी बौद्धिक क्षमता का। बिल्कुल। क्या बोला जाए अब तो उन पर, क्या ही बोला जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सब ये इस जमाने के विद्वान लोग हैं भाई, क्या बोला जाए। आ, ये इन्हें लग रहा है कि ये इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास भी इनको लिख रहा है, ये ना सोचें कि यही बस लिख रहे हैं, दर्ज ये भी होंगे इतिहास में, ऐसा नहीं है। तब क्या लिखा जाएगा इनके बारे में, तब ये इन्हें सोच लेना चाहिए। तो इस तरह से मतलब आप गैर जिम्मेदारा ढंग की, गैर जिम्मेदार होकर गैर जिम्मेदाराना बातें करें इस तरह से, और इतिहास को आप उसे सीख लेने के बजाय, उसे समाज को नया रास्ता दिखाने के बजाय, आप इस तरह के भड़काने के काम करें, आग लगाने के काम करें, सिर्फ इसलिए कि चलो कुछ 100 लोग, 1000 लोग या लाख लोग कुछ खुश हो जाएंगे, या कोई सत्ता में बैठा है वो हमसे खुश हो जाएगा, तो हमको कोई पुरस्कार दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, कहीं, सिर्फ इस लालच में भावनाएं मनोज भड़काएंगे बस। मुंतशिर मनोज मुंतशिर का जिक्र निकला है तो मुझे एक बात याद आ रही है कि मनोज मुंतशिर का यूट्यूब पर एक चैनल है जिसमें वो ओशो की कहानियां सुनाते हैं। जी तो जी। मनोज मुंतशिर ने अगर ओशो को ही पढ़ लिया होता, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है ओशो को, कई सालों तक पढ़ा है, उन्हें ही बिल्कुल। पढ़ लिया होता तो कम से कम वो धर्म संबंधी ये टिप्पणी नहीं करते।
ओशो ने किस धर्म के बारे में क्या कहा है, किस तरीके से धर्म को समझाया है और धर्म और इंसान का क्या मेल बताया है, अगर उसको ही पढ़ लिया होता तो आप YouTube पर खुद को बेचने के लिए तो ओशो की कहानी सुनाते हैं, लेकिन क्या आपने वाकई अपने असल जीवन में ओशो को उतारा है? अगर आपने उतारा होता तो आप ये बयान नहीं देते। ये टिपिकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जुमला पॉलिटिक्स वाला, वो था। और फिर वही बात आ जाती है कि कल को आप आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि ये वो शौचालय है जो औरंगजेब की कब्र पर हमने बनाया था, क्योंकि मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके मतलब आप सेंसेस में हैं कि नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आदि पुरुष के बाद आपका मार्केट डाउन हो गया था तो आपने कहा मार्केट को अप करने का टाइम है, इसलिए मैं ये बोल देता हूं। और जो काम कुमार विश्वास भी करते रहे, मनोज मुंतशिर के बाद मुझे कुमार विश्वास का भी ख्याल हुआ आया, जिन्होंने कहा साहब हम तैमूर को ये कहेंगे। मतलब आप लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, किताबें पढ़ी होंगी 4, और इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कुमार विश्वास भी, और इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं मनोज मुंतशिर। मतलब हमारी आज की पीढ़ी के जो सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी अगर साहित्यकारों की गिनती होने लगे, गीतकारों की, तो हमारे पास इस तरीके के उदाहरण है क्या जो ऐसे बयान देते हैं? ये लोग इतिहास में दर्ज होंगे, मैंने कहा ना, और ये किस तरह से हाँ। होंगे शायद ये सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हें लग रहा होगा कि शायद हम बहुत बढ़िया तरीके से होंगे और सब कुछ जो है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होता चला जाएगा। लेकिन समय अपने हिसाब से चलता है, फिर जब वो हिसाब करता है तो फिर वो सबका हिसाब कर देता है। तो फिर चाहे आप जो है कब्र पे शायद वो शौचालय बनवाने की बात कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, तो उससे कुछ नहीं, ये बातें हैं, ये भी जुमलेबाजी है। आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपको चाहिए कि अच्छा 100 लोग सुबह, 1000 लोग सुबह व्हाट्सएप मेरा भी देख लें, मैंने क्या फॉरवर्ड किया है। फिर वो जो है वो 1000 2000 और आगे 50,000 को फॉरवर्ड कर दें तो मेरी दुकान चलती रहे, क्योंकि मुझे तो दूसरी दुकान चलानी है। जैसे फ़िल्म वाले अपना चेहरा बेचते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे, क्योंकि अब वो फ़िल्में नहीं बना रहे होते हैं। उनको तो फ़िल्म के बहाने वो जो एंडोर्समेंट और पैसा बनाने के दरवाजे खिड़की खोलना है, वो असली काम उनका। इन लोगों का भी असली काम अब दूसरा रह गया है। ये तो उनको पता है कि हमको पैसा कमाना है और बाकी जो सारा काम करना है, ये सिर्फ़ बहानेबाज़ी, ये है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ जिससे कि हम चर्चा में बने रहें, तो लोग हमको बुलाते रहें, लोग हमको देखते रहें, लोग हमको सुनते रहें। वरना इनके पास ऐसा कुछ नहीं कि जिसको लोग देखें और सुनें। ये बात ये खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो ओशो की कहानियों वाले चैनल की जो आपने बात की है, तो इन्होंने ओशो की फिलॉसफी को नहीं समझा, उनसे वो कहानियाँ उठाई हैं, हाँ। जो उन्होंने बहुत खूबसूरत सटीक प्रसंगों की तरह या रूपकों की तरह सुनाई। बस उन्होंने वो चटाकेदार चीज़ें उठाकर उसको अपने हिसाब से, हाँ। क्योंकि अपनी मार्केटिंग करनी, अपनी दुकान चलानी है, अपने आप को बौद्धिक दिखाना है, तो इसलिए उन्होंने वो चैनल बना रखा है। उनकी बौद्धिकता का तो क्रिएटिविटी से परिचय उसका मिल कोई गया लेना है, देना मतलब मनोज मुंतशिर की मिल बौद्धिकता का परिचय भी मिल गया, कुमार विश्वास की भी बौद्धिकता का परिचय मिल गया उनके तैमूर वाले बयान से। तो आप ये देखिए कि ये सब के सब चरण वंदना कर रहे हैं राइट विंग की, कि इनको या तो राज्यसभा की सीट मिल जाए या ये उनके मतलब कहते हैं ना उनके गुड बुक्स में रहें। उसके लिए आप अपने बौद्धिक क्षमता देखिए, राजनेताओं का तो खैर क्या ही बोले, राजनेताओं के बयान का तो क्या ही बोले, जिनका तो काम ही है जनता के पैसे पर मलाईदार पदों पर बैठकर ऐश करना, तो उनका तो क्या ही बोला जाए। लेकिन आप तो साहित्यकार और गीतकार और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, आप अगर ये करने लगेंगे और कहने लगेंगे तो मतलब हमारे देश का तो क्या ही होने वाला है। पत्रकार तो रहे नहीं, मीडिया तो खत्म है, सवाल कोई पूछता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अमेरिका के किसी साइंटिस्ट को 3 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू कर चुके हैं, वहां भी वही सवाल वही जवाब, और पत्रकारों को आप मक्खी और मधुमक्खी बता देते हैं। मतलब पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कि एक ऐसी जागरूक चेतना है जो लोगों के अंदर सवाल पैदा करने की शक्ति देते हैं, और जो सवाल पूछना जिनका धर्म है, आपने उन्हें मक्खी और मधुमक्खी बना दिया। फिर आज लोग उनका वो विजय त्रिवेदी वाला इंटरव्यू याद कर रहे हैं जिसमें कड़वे सवाल पूछे, तो फिर आप वो हेलीकॉप्टर से उनको उतार के चल दिए। फिर लोग आपका वो करण थापर वाला इंटरव्यू याद कर रहे हैं, इसमें आप पानी पीकर चल दिए। फिर लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपने 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन आप 8 घंटे वंतारा में भी थे, 3 घंटे पॉडकास्ट भी था, आप दुनिया भर में तरह तरह के, मतलब क्या समझ रखा है।
क्या इस देश की जो जनता है वो सिर्फ वही है कि आपने उसको एक लॉलीपॉप थमा दिया, उसके पीछे भागते रहेंगे सबके सब वैसे नहीं है। कुछ होंगे जो आपकी बातों में आ जाते होंगे, लेकिन सब नहीं है। और बिल्कुल क्योंकि आप ठीक है। जानते हैं सब नहीं है, इसीलिए आप ओपन फोरम में आने से बचते हैं कि कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ लिया जाए जिसमें मैं फंस जाऊं, क्योंकि आपको क्या करना है, जनता के पैसे पे अपने हिसाब से चीजें चलानी है। विश्व गुरु कहने से विश्व गुरु नहीं हो जाता है, मजाक बन गया है देश का। देखिए दुनिया और देश तो देखिए, अब जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे देश जो जिनके हम कहते थे कि हम उनके बराबर खड़े हैं, वो अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं और हम साफ साफ पीछे जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल। 17वीं शताब्दी के बाद और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे। तो ये उल्टी रेस शुरू हो गई और तय तो देखिए जनता को ही करना है। अगर वो इस बहकावे में आती रहेगी और इस तरह के छलावे में जो है खुद को इनको मौका देगी कि वो उसको छलते रहें, तो नुकसान उसी का है। इनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बात वही है, जनता के पैसे पे पूरा ऐश चल रहा है। हर जितनी भी सरकारें हैं सबका वही हाल है, चाहे वो किसी राज्य में हो, किसी पार्टी की हो, सारे मलाई काट रहे हैं बढ़िया। और जहाँ-जहाँ जो जिसको मौका मिल रहा है, वो अपना बना रहा है। जनता जो है वो पिस रही है, लेकिन अब अगर ये है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, वो उसमें खुश है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का तो कोई जरिया ही नहीं बचा है कि भाई जब हाँ। वहाँ फ्री में मिल सकता है और हमको टैक्स हम्म। देना है और हमको ही मेहनत करना है। और मेहनत क्या करना है? आपके हाथों से जो है रोजगार भी छिन रहा है, साधन भी खत्म हो रहे हैं, तो करेंगे क्या? तो उसी लाइन में लगना पड़ेगा। तो उसी लाइन तो अब यही है, या तो उस लाइन में लगिए या फिर आप बाहर निकल के आँख में आँख डाल के बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपने समाज की बात कीजिए और कहिए कि आपको काम करने के लिए भेजा था भाई। राजनीति आप अपनी करते रहिए जो आपको करना है, पर काम कीजिए, पहले काम करके बताइए। वो काम नहीं दिख रहा है। काम नहीं दिख रहा है, नालायकी दिख रही है, इसलिए आपको अपनी नालायकी छिपानी है, इसलिए आप इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। औरंगजेब की कब्र आप खोद पाएं तो खोद लें, न खोद पाएं तो न खोद पाएं, लेकिन देश की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं, मुंह फैलाए खड़ी हैं। और बहुत सारे लोग आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए खड़े रहेंगे कि आप ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमने पिछले कई सालों में बहुत से नाम बदलते देखे, बहुत सी चीजें खुदती देखी, खुदाई में बहुत कुछ निकलते देखा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला है। भारत वही है, बल्कि आप अगर आर्थिक स्तर पर देखें तो हम कहां जा रहे हैं, डॉलर का भाव क्या है, शेयर मार्केट कहां पड़ा है, सबके सामने है। कितनी खुदाई कर लीजिए, खुदाई कर करके आप पहुंच जाइए 17वीं सदी में, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारे देश की जनता कितने ही किलो की मिट्टियां छान ले, वो सोने के सिक्के नहीं मिलने वाले उसे। आप जितना स्वर्णिम पीछे इतिहास रहा है जाएँगे हमारे देश का, उससे सीखने की बिल्कुल, जरूरत है, झगड़ने की जरूरत नहीं है उसको देखकर। वही जितना पीछे जाएँगे उतना अंधेरा मिलता जाएगा आपको, रोशनी नहीं मिलेगी। रोशनी आपको चाहिए है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको पलट कर जो है भविष्य की तरफ देखना ही पड़ेगा। उधर पीठ करके खड़े रहेंगे और इतिहास की तरफ जाएँगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और गर्त ही गर्त मिलने वाली। फिर आप खुदाई करते चले जाइए, पहुँचेंगे कहीं नहीं। दुनिया कहीं की कहीं निकल जाएगी। रवि जी, मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सारा दर्शकों को समझाया है, बताया है, अपने ओपिनियन भी दिए हैं, और जो हो रहा है उसकी एक एनालिसिस भी की है, जिसको किए जाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया बचा नहीं है, वो सिर्फ गुणगान में लगा रहता है, वो सवाल नहीं पूछता, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जिससे कि गद्दी पर बैठे लोगों को थोड़ी तकलीफ हो। उन्हें ये एहसास भी नहीं कराता कि जिम्मेदारी आपकी है। उन्हें ये बताता भी नहीं है कि ये देश जो है सर्वधर्म समभाव का है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग बराबर से रहें, ये हमारे देश का संविधान ही कहता है। तो मुझे लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप इस पर जी बताइए। जी। गोदी मीडिया के लिए प्रधानमंत्री जी ने नया टर्म दिया है, मक्खी मीडिया। हाँ, मक्खी तो मीडिया। मुझे लगता है अब उसको मक्खी मीडिया कहकर भी संबोधित किया जा सकता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल अच्छी बिल्कुल सही बात कहा कही आपने। उन्होंने कि ये जो हाँ। मक्खी मीडिया है, तो हाँ। ये एक नया टर्म है, तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए मुझे लगता है। गोदी मीडिया अब शायद पुराना हो गया है। गोदी में भी हाँ। थोड़ा-सा एक अच्छा-सा फ़ील आता है। ये मक्खी हाँ। मीडिया जो है,
ये जर मुझे लगता है ज्यादा सही डिफाइन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत समझ में आई होगी। मैं पसंद आई होगी नहीं कहूंगा, समझ में आई होगी। बिल्कुल, बातचीत पसंद आने वाली नहीं है, बातचीत समझ समझने वाली है। अगर के समझ में लिए, आई है, पसंद के लिए नहीं। बिल्कुल। और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हम इसी में बिलीव करते हैं, इसी को मानते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इस देश में इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत से पॉलिटिशियंस आएंगे अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपना पद बचाने के लिए, 2-5 साल गद्दी पे बैठने के लिए, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन देश हमेशा से है, देश की जनता हमेशा से है। ये पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, इनकी कभी कोई पार्टी ए जीतेगी, कभी पार्टी बी जीतेगी, कभी पार्टी सी जीतेगी, लेकिन देश तो रहने वाला है, देश की जनता रहने वाली है। इसलिए दिमाग से सोचिए, इनके भड़काऊ बयानों में मत आइए। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको मुफ्तखोरी की आदत है। ये जनता के पैसे पर ऐश करते हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी के सगे नहीं होते हैं। कभी कोई पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी दल बदलू, कभी इससे गठबंधन, कभी उससे गठबंधन। ये कोई भी जनता के सगे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां मैं किसी पार्टी विशेष पर इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल, इस चीज को समझें। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कि उज्जवल जी, आप शुक्रिया। हमसे जुड़े और हमसे बात की। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।